देखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को सेकेंड पार्ट की वीडियो को। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखा है कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों के बीच में जो है नेशनलिज्म जो है आना शुरू हो गया। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक आपके आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सारियो, जिन्होंने अपनी पेंटिंग के द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाने की कई प्रयास किए हैं। आज सेकेंड पार्ट की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जो है यूरोप में किस तरह से निर्माण हुआ उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर हम लोग बात करें 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को, अगर उसको देखें हम लोग, तो हम लोग को कोई भी ऐसा राष्ट्र राज्य नहीं मिलेगा जैसा कि आज के मैप में हमें देखने को मिलता है। What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. अगर उस जमाने की बात करें जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, उस जमाने में राजशाहियों, डचियों और कैप्टनों में बटे हुए थे। उनके शासक खुद ही में बहुत ज्यादा एरिया पे कवर करके फैले हुए थे। ईस्टर्न साइड में या फिर आपके सेंट्रल यूरोप में जो निरंकुश यानी कि जो मोनार्की सिस्टम के लोग थे, वो सभी लोग उसके अंतर्गत आते थे, मतलब उसके अधीन थे, उसके कंट्रोल में रहा करते थे। वे सभी अपने आप को एक सामूहिक पहचान या संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर अगर बात करें उनकी लैंग्वेजेस की, तो सबकी भाषाएं अलग अलग हुआ करती थी। सभी के जो जाति समूह थे ना, वो सब अलग अलग तरह से सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो शासन करने वाले जो हैब्सबर्ग साम्राज्य के कई अलग अलग क्षेत्र थे, या फिर जो जन समूहों को जोड़कर बने थे, ये सब मिलजुल के बनाए गए थे। इसमें जो एल्प्स है, जो टिराल है, जो ऑस्ट्रिया है, जो सुडेनलैंड है, इस तरह के इलाकों में बहमीनिया भी शामिल था। अगर बात करें यहाँ के जर्मन भाषा की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग यही बोलते थे, जर्मनी भाषा, जर्मनी लैंग्वेज का यूज सबसे ज्यादा किया करते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था वो लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी में भी ये लोग यहाँ पर भी भाषा का इतावली एक लैंग्वेज होता है, वो भी प्रयोग किया करते थे। हंगरी में हाफ से भी ज्यादा पॉपुलेशन के जो लोग थे वो मैग्यार टाइप का जो लैंग्वेज होता है उसको बोलते थे, और बाकी लोग अलग अलग प्रकार के डिफरेंस टाइप के लैंग्वेजेस यूज किया करते थे। गालिसिया में जो है एक लैंग्वेज बोला जाता था, पोलिस लैंग्वेज बोला जाता था। इन सब के अलावा अगर बात करें हैब्सबर्ग की, तो इसकी जो बाउंड्रीज थी इस स्टेट की, उसमें बहुत ज्यादा जो खेती करने वाले लोग थे ना, वो सब गुलामी की अवस्था में रहते थे, मतलब इन सब के कंट्रोल में रहते थे मोनार्कियों के। उत्तर साइड में अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें तो जो बहेमियन और जो स्लोवाक, कार्नियोल, स्लोवेंस थे, और साउथ में अगर बात करें क्रोएट, और ईस्ट में बात करें ट्रांसविनिलिया में रहने वाले जो लोग थे वो राउमन के लोग थे। अगर बात करें हम राजनीतिक एकता की, तो ये इस तरह का जो यहाँ पे कंट्रोल था ना, जो इस तरह का अलग अलग लैंग्वेज बोलने का जो प्रचलन था ना, इस वजह से लोगों में राजनीतिक एकता की कमी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ सम्राट जो हुआ करता था, मतलब जो राजा हुआ करता था, जो मोनार्की सिस्टम, उसके प्रति सब लोगों की निष्ठा रहती थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, मतलब राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा लोगों में। तो 2.1 के पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, मतलब कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग कैसा है। तो
इसमें सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक हुआ करता था वो कुलीन वर्गीय यूरोपीय महाद्वीप एक कॉन्टिनेंट से मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्शन माना जाता था। इस वर्ग के अगर हम लोग बात करें, इस सेक्शन के जो मेंबर हुआ करते थे वो उनकी जो जीवन शैली हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा चारों तरफ फैली हुई थी। लगभग अगर रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतर जो हवेलियां वगैरह थे उन सब के ये लोग मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक जो कार्य हुआ करते थे उसमें जो हाई क्वालिटी के जो हाई सोसाइटी के लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज किया करते थे। उनके इनके जो आपस में संबंध कैसे थे, इनके यहाँ ना जो आपस में रिलेशन इसलिए ज्यादा अच्छे हो गए थे क्योंकि लोग आपस में मैरिज वगैरह के जो रिश्ते होते हैं ना, जैसे मैरिज कर लिए किसी अगल बगल के घर में तो उन दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया, तो इस तरह से वैवाहिक बंधन के कारण आपस में जुड़े हुआ करते थे। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. अधिकांश जो अगर बात करें यहाँ पे जो हाई क्वालिटी के जो पावरफुल लोग थे, जो सेक्शन सोसाइटी के लोग थे, उनका बहुत ही छोटा ही समूह हुआ करता था। मैक्सिमम यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अक्सर अधिकतर क्या हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे। इस अगर वेस्टर्न साइड में बात करें तो जो अधिकांशतः जो जमीन थी ना उस पे किराएदार और जो छोटे छोटे फार्मर थे, काश्तकार थे, खेती करते थे। और इसके ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो विशाल जागीरों में बटी हुई थी उसमें भूदास खेती करते थे। भूदास का मतलब होता है ना जिनके पास कोई और तरीके ना हो अर्निंग का, खाने पीने का, तो वो फिर खेती करने पे ही जो है निर्भर रहते हो, डिपेंड रहते हो, और वो जमीन भी उनकी ना हो, तो ऐसे लोगों को भूदास कहा गया है। इन वेस्टर्न in Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade mean the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अगर हम बात करें पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में, तो जो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में हुई वृद्धि है वो शहरों के विकास और जो वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व जो कैसा था वो बाजार के उत्पादन पे ही टिका था। इंग्लैंड में अगर औद्योगिकरण की बात करें 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ स्टेट में यह 19वीं शताब्दी 19 सेंचुरी के दौरान ही हो गया था। इस प्रक्रिया के कारण इस तरह के क्या इसके परिणाम आए कि जो सामाजिक जो समूह थे वो अस्तित्व में आने लगे। जो आपके फार्मर वर्ग थे, सेक्शन था लोगों का, जो मेहनती लोग थे, और जो मध्य वर्ग जो व्यापारी थे या उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, वो सब इन सब लोगों से मिलके बने हुए थे। अगर बात करें सेंट्रल और पूर्वी यूरोप के अधिकतर, तो जो 19वीं सदी के अंतिम दशकों में था वो बहुत छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारियों जो लोग थे, मतलब जो उनकी जो बहुत जैसे कि किसी घराने में बहुत ज्यादा उसके यहाँ खेत जमीनें हैं, तो जो बहुत जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो अमीर ही रहा है, तो जब ये परंपराएं समाप्त हुई ना उसके बाद यहाँ पे शिक्षित और उदारवादी मध्यों के जो सेक्शन था सोसाइटी का, उन लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता की भावना धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा था। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में अगर हम बात करें 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही, तो राष्ट्रीय एकता में जो है बहुत से उदारवाद करीब से जुड़े हुए थे। या उदारवाद का मतलब होता है ना लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब अगर लैटिन में बात करें तो लिबर का मतलब होता है आजाद, ठीक है। और मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब यह हुआ करता था कि जो व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के लिए सबके लिए एक बराबर होना, उस तरह का। राजनीतिक रूप से अगर उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, मतलब सबकी सहमति से गवर्नमेंट होनी चाहिए। लोग अब मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उदारवाद निरंकुश या ये कह लो कि जो मोनार्की शासक था, और जो पादरी वर्ग जो वो नहीं थे प्रीस्ट वगैरह, उनके समाप्ति के बाद जो संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का था, वो सब लोगों की इच्छाएं हो रही थी कि सब लोग अब जो है गवर्नमेंट टाइप का, डेमोक्रेसी टाइप का हमारे यहाँ भी सरकार होनी चाहिए। 19th सेंचुरी की अगर उदारवादी निजी संपत्तियों की बात करें तो अनिवार्य रूप से लोग इस पे बल देने लगे थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के सामने बराबरी का विचार सबके लिए एक समान ही हो, मतलब सबके साथ एक बराबर ही न्याय हो।
हम लोग अगर याद करें कि क्रांतिकारी जो फ्रांस उदारवादी लिबरलिज्म प्रजातंत्र का जो राजनीतिक प्रयोग था और वहां पे मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था हासिल था। यानी कि हम लोग देखे होंगे क्लास 9th में कि उसमें कैसे कैसे लोगों को वोटिंग देने का अधिकार था, है ना। पहले जो जो दो या 3 दिन के लिए जो वेज के बराबर टैक्स वगैरह दिया करता था उनको देने का अधिकार था वोट, और महिलाओं को तो बिल्कुल देने का अधिकार नहीं था, बच्चों को बिल्कुल अधिकार नहीं था। तो बहुत सारे रीजन थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी था। लेकिन थोड़े समय के बाद जो जकोबियन शासन के समय जितने भी एडल्ट मेल थे उनको सबको वोट देने का अधिकार था। लेकिन नेपोलियन की जो नई संहिता बनी थी, कोड नेपोलियन कोड लागू किया गया था, उसमें सबके लिए मताधिकार वापस आया और उसने महिलाओं को दर्जा देते हुए और उनके पिताओं को, उनके हस्बैंड को, सबको अधीन कर दिया कि भाई आप सब लोग इसमें वोट दे सकते हैं। 19th सेंचुरी के और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो विमेन थी और जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे लोग जो थे ना, वो समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए बहुत सारे आंदोलन और क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में, तो जो उदारवाद है या लिबरलिज्म है या फिर जो बाजारों की मुक्ति और चीजों का पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में रहा करता था। 19वीं सदी के दौरान में अगर देखें तो उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से यह लोगों के अंदर डिमांड आने लगी थी। तो चलिए हम लोग 19th सेंचुरी के पहले वाले भाग यानी कि जर्मनी के जो इलाके हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों को अगर देखें हम लोग, तो छोटे प्रदेशों से लगभग 39 स्टेट से एक महा यूनियन संघ बनाया गया था। इसमें प्रत्येक की अपनी एक मुद्रा हुआ करती थी और नापतोल प्रणाली हुआ करती थी। 1833 में हैम्बर्ग से लेके न्यूबर्ग जाके सब जितने भी अपने सामान बेचने वाले लोग थे, व्यापारी थे, उनको 11 सीमा शुल्क नाकों से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब 11 बार उनको टैक्स वगैरह सब कुछ देना पड़ता था और हर बार लगभग 5% उनको टैक्स देना पड़ता था। सीमा शुल्क का मतलब होता है ना, मतलब जब आप किसी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, किसी और जगह किसी और इलाके में प्रवेश करते हैं, तो बॉर्डर पे ही आपको क्रॉस करने समय आपको टैक्स देना पड़ता है, तो वो लगभग 5% देना पड़ता था। और अगर शुल्क की बात करें तो कैसे लगता था ये शुल्क, वस्तुओं के जो भी चीजें वो लेके जाते थे व्यापारी लोग, उसका वजन कितना है, उसका आकार कैसा है, इन सब चीजों के आधार पर लगाए जाते थे। अपनी अपनी जगह पे अलग अलग नापतोल की व्यवस्था थी, अभी फिक्स तो हुआ नहीं था, तो इसलिए हिसाब लगाने में बहुत समय लगता था। इस तरह से इस वजह से जो कपड़े का नापने का पैमाना था, जिसकी लंबाई हर जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती जाती थी। तो अगर मान लीजिए कि एक एल कपड़ा हम लोगों ने एल एक पैमाना है उस जमाने का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मान लीजिए जैसे हम लोग आज 1 मीटर समझते हैं, तो ऐसे एक एल है समझ लीजिए आप। तो अगर एक एल कपड़ा, तो एक एल अगर कपड़ा कैम्फर्ट में अगर खरीदा जाता था तो लगभग उसका कितना सेंटीमीटर मिलता था, 54.7 सेंटीमीटर। और अगर मेंस में अगर इसको खरीदा जाए तो 55.1 सेंटीमीटर। न्यूमरबर्ग में अगर इसको खरीदे तो 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में अगर खरीदे तो 53.5 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, ये नए नए जो परिस्थितियां इस तरह से बन रही थी ना, इससे इकोनॉमिकल रूप से और डेवलपमेंट रूप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था, हर जगह अलग अलग हो रहा था और कहीं पे किसी को ज्यादा पैसे मिल रहा था, कहीं पे किसी को नुकसान हो जा रहा था। तो 1830 में एक शुल्क जालवे राइन स्थापित किया गया था, मतलब इसके आधार पे अब लिया जाएगा। तो इस संघ के कारण जो उनसे 30 से ऊपर थे, मतलब कि जितने भी और बहुत सारे, मतलब ये जो शुल्क संघ लागू किया गया ना, इसमें अधिकांश जो है शुल्क जो लगते थे उसको समाप्त कर दिया गया। कौन से शुल्कों को, और जो मुद्राओं की संख्या हुआ करती थी ना, उसको 30 से ऊपर जो ज्यादा हुआ करती थी उनके ऊपर। इसके अलावा रेलवे के जो जाल वगैरह थी उन सब में भी प्रोग्रेस देखने को मिलती है कि हाँ इसमें डेवलपमेंट हुए और राष्ट्रीय नेशनल रूप से सबको एक करने के लिए सहायक बनाया गया। उसी समय बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक रूप से जो है मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे 2.3 ए
न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवाद, ठीक है। कंजर्वेटिज्म तो हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था बहुत अच्छे से। सिंपल इसको रूढ़िवाद बोलते हैं। 1815 में जो नेपोलियन की हार हुई तो यूरोपीय जो सरकारें थी ना वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। तो रूढ़िवाद जो लोग थे ना, जो आपके कंजर्वेटिव थे, उनका मानना था कि जो राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे कि राजतंत्र या फिर चर्च वगैरह, या फिर सोशल जो कास्ट का लेके ऊंच नीच की बातें हैं, या फिर जो संपत्ति और परिवार को बनाए हैं, ये सारी चीजों को लोगों ने ध्यान में रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अधिकतर जो रूढ़िवाद के जो लोग थे, जो आपके कंजर्वेटिव्स के लोग थे, ये रिवॉल्यूशन के पहले जो है ना वापसी नहीं करना चाहते थे। मतलब ये लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाया करते थे। नेपोलियन ने जो भी कुछ शुरू किया परिवर्तन, उनसे ये जान लिया था कि भाई जो मॉडर्नाइजेशन है या फिर जो आधुनिकीकरण है, नेपोलियन को ये पता हो गया था कि भाई आधुनिकीकरण अगर हम लोग करें, मॉडर्नाइजेशन करें या फिर राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए राज्य को ताकत को जो उसने ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। इसलिए आधुनिक सेना और कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Persia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. यानी 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों को जिन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये सब यूरोप के एक समझौता करने के लिए साथ में वियना में जाके मिलते हैं। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर जो ड्यूक मैट्रिक थे, उन्होंने ये सम्मेलन रखा था। और इसमें जितने भी प्रतिनिधि थे 1815 की वियना संधि में, जिसे ट्रीटी ऑफ वेना भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे हम लोग, ट्रीटी ऑफ वेना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जितने सारे चेंजेस हुए हैं ना, उसको हटाना है, उसको खत्म करना है। जो कि नेपोलियाई युद्ध हुआ था उस दौरान जितने भी चेंज आए थे उन सबको हटाना है। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके दौरान हटाए गए जो बुर्बो वंश के सत्ता में बहाल किया गया था, उन सबको इलाकों में जिन लोगों को जिन एरिया को उसने खो दिया था, जिन पे कब्जा हो गया था, नेपोलियन ने कर लिया था, उन सबको फिर से हटा देना। और फ्रांस की जो सीमाएं थी कई राज्य पर काम कर दिए गए थे ताकि फ्रांस में फिर से वो भविष्य में इस पे विस्तार ना कर सके। इसलिए जो उत्तर में नीदरलैंड का नॉर्थ पार्ट में जो नीदरलैंड का राज स्थापित किया, वहां पर भी उसने बनाया। और जो बेल्जियम शामिल था, और तो दक्षिण में पीडमांट और जेनेवा जोड़ दिया गया था। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब वही जो हम लोग अभी देखे, हम लोग की एक ट्रीटी बनाया गया था ना, वहां पे वियना में सबको बुला के। तो ये वहां पे सबको मिला कि आप यहाँ के एरिया को संभालिए। लेकिन नेपोलियन ने 39 स्टेट का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, मतलब उसको कैंसिल नहीं किया गया। पूर्व में आपके ईस्टर्न भाग में जो रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रासा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया, मतलब दे दिया गया। इस सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सबका मुख्य उद्देश्य यही था ना कि जो राजतंत्र की बहाली हुई है, मतलब जो उसका बुरा हाल हुआ है, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करने का भी एक लक्ष्य था कि भाई अब फिर से कंजर्वेटिज्म टाइप का यहाँ पे एक व्यवस्था लागू हो जाना चाहिए। 1815 में इन 1815 अगर बात करें तो जो वहाँ पे रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी वो निरंकुश थी। निरंकुश का मतलब मोनार्की टाइप का था। वे आलोचना, मतलब बुराइयां, एक दूसरे की आलोचना करना, असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और इसलिए गतिविधियों को दबाना चाह रहे थे वो लोग। तो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाया जाता था। अधिकतर जो सरकार थे, जो सेंसरशिप के नियम थे, जो उद्देश्य हुआ करता था अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त कर उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति भी जुड़े और स्वतंत्रता मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति उदारवादियां थी ना, वो लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवाद व्यवस्था के आलोचक उदारवादी जो हुआ करते थे, वो राष्ट्रवादियों तथा जो उनके द्वारा जो उठाया गया था ना, एक मुख्य मुद्दा था, वह था क्या? प्रेस की आजादी। मतलब भाई प्रेस को तो अब आपको आजाद कर देना चाहिए, प्रेस किसी के अंडर में काम नहीं करेगा।
फिगर नंबर 6 में आपको दिखाया गया है एक, जैसे वो होता है ना किसी के ऊपर जोक बनाना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये दिखाया गया व्यंग टाइप का कि द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस क्रैश डेटिंग टू सी 1820। इसमें बेसिकली यही बताया गया है। आपको लेफ्ट साइड में इसकी पट्टी पे लिखा हुआ है कि आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। हाँ, और राइट साइड में बोर्ड पे जो नियम है क्लब के वो सब उसमें लिखा हुआ है, नियम जो भी है वहाँ का। उसमें नियम में क्या लिखा है कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। सेकेंड है, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब आप इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाएगा तो सदस्यों को प्रवेश करने के लिए मुख पर बंद रखने वाली मोहरें बांटी जाएंगी। इसमें डेमोक्रेसी की बात हो, कोई अपने हक की बात करे तो फिर वो चुप कैसे रह सकता है? तो यहाँ पे चुप तो रहा नहीं जा सकता ना, और अगर कोई चुप रह रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पे उसके ऊपर व्यंग कसा जा रहा है, कॉमेडी किया जा रहा है, जोक किया जा रहा है। 2.4 में हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशनरीज, यानी ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। यानी कि 1815 के बाद अगर हम बात करें तो जो दमन के भय से अनेक जो उदारवादी राष्ट्रवादियों को लोग थे ना, उनको भूमिगत कर दिया गया था। जितने यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार को प्रसार करने के लिए बहुत सारे संगठन को मतलब चोरी छिपा करके उभारा गया, मतलब बनाया गया। उस समय अगर हम बात करें क्रांतिकारियों के होने का मतलब, तो मतलब ये हुआ करता था कि राजतंत्री जो व्यवस्थाएं हैं उनका विरोध करना, और साथ ही साथ जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी चीजें, साथ ही जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना, एक दूसरे को संघर्ष करना, और क्रांतिकारियों के लिए यह जरूरी था कि ये सब चीजें जरूर होनी चाहिए। अधिकतर जो क्रांतिकारी लोग थे ना, राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने के लिए आजादी के इस जो स्ट्रगल का जो ये मतलब जो कुछ भी ये सब हो रहा था उसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना करते थे। ऐसा ही वो व्यक्ति भी था इटली का क्रांतिकारी जिसका नाम था जुसेप्पी मैत्सेनी। वैसे तो इसको हिंदी में आप कह सकते हैं जुसेप्पी मैत्सीनी, लेकिन अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो कुछ लोग इसको गिसेप्पी मैज़िनी भी बोलते हैं, तो आप जैसे भी इसको ठीक से समझ लीजिए। और तो ये जो गिसेप्पी मैज़िनी है, इनका जन्म 1807 में हुआ है जेनेवा में, ठीक है। और यह जो है कार्बोनारी के जो है गुप्त संगठन के एक सदस्य बन गए थे। 24 ईयर्स की एज में ये जो है लिगुरिया में जो है क्रांति रिवॉल्यूशनरीज के तौर पे इनको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद इनको दो और जो है संगठनों की इन्होंने स्थापना किया। पहला था उसमें कि मर्सिई में जो यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। उसके बाद पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के सामने इन्होंने अपने जो है सदस्यता के विचार रखने वाले ये पहले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास हुआ करता था ना, गिसेप्पी मैज़िनी का विश्वास था कि जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही जो है मनुष्यों के लिए मतलब सबसे पहली प्राकृतिक इकाई है। अगर इटली के छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पायबंदों की तरह नहीं रह सकता है हमारा देश, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के आधार पर एकीकृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? गिसेप्पी मैज़िनी का। जो है एकीकरण या फिर जो ये यूनियन संगठन बनाना इटली का जो मुख्य आधार हो सकता था ना, उसके इसी मॉडल की देखा देखी करके जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इस सब जगहों पे जो है गुप्त रूप से संगठन कायम किए जाने लगे। जो मैत्सेनी थे वो इनके द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया, और जो प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के जो चीजें थी वो स्वप्न में मैत्सेनी को रूढ़वादियों के नाम से या उनके ही प्रभाव से हरा दिया। मैटरनिक की बात करें अगर, तो उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया जाता है। तो इसमें बस यही है, ये फिगर है आपका फिगर नंबर 7 गिसेप्पी मैज़िनी वाला ही है ये उनका ही। देखिए इसमें 1833 में यंग यूरोप की स्थापना के समय ये यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारियों का युग कौन सा है 1830 से 1848 तक। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।